नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने भीष्म साहनी के परिचय के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम भीष्म साहनी का एक चर्चित नाटक माधवी की कथा वस्तु के बारे में पढ़ेंगे। माधवी भीष्म साहनी का एक चर्चित नाटक है। ये नाटक जिस कथा वस्तु को लेकर लिखा गया है वह बड़ी रोचक, प्रभावशाली और नाटककार के उद्देश्य को प्रस्तुत करती हुई क्रमशः आगे बढ़ती गई है। इस नाटक की मूल कथा वस्तु यह है। माधवी नाटक महाभारत की कथा पर आधारित है, जिसकी कथा वस्तु 5000 वर्ष पुरानी है। माधवी महाभारत के प्रसिद्ध राजा ययाति की एक मात्र पुत्री है। नाटक का संपूर्ण कथानक माधवी के इर्द गिर्द घूमता है। माधवी दिव्य गुणों से विभूषित है, जिसे चीर कौमार्य और चक्रवर्ती पुत्र जन्म देने का वरदान प्राप्त है। माधवी का यही वरदान उसकी जिंदगी का अभिशाप बन जाता है। ऋषि विश्वामित्र का एक शिष्य गालव जब शिक्षा समाप्ति पर अपने गुरु को दक्षिणा देने की हठ करता है तो क्रुद्ध होकर विश्वामित्र उसे 800 अश्वमेघी घोड़ों की मांग करते हैं। गालव दर दर भटकता हुआ जब राजा ययाति के यहाँ पहुँचता है तो राजा राजपाट छोड़कर आश्रम में निवास करने चला जाता है। राजा इस कार्य में अपनी असमर्थता जाहिर करते हैं। गालव उन्हें उनकी दानवीरता की याद दिलाता है। यश लिप्सा का भूखा राजा अपनी पुत्री माधवी को दान में दे देता है। माधवी पिता का आदेश मानकर बिना प्रश्न किए गालव के साथ हो जाती है और अपनी कर्तव्य निष्ठा का परिचय देती है। पिता के इस निर्णय से पुत्री को कितना कष्ट हुआ, बहुत ही संवेदनशील बिंदु है। माधवी कहती है, आज माँ होती तो क्या वह भी मुझे इस तरह दान में दे देती। गालव ययाति से माधवी के जीवन का रहस्य जानकर उस पर अपने स्वार्थी सपनों का महल खड़ा करता है। यहाँ से ही माधवी के जीवन के दुखों की शुरुआत होती है। इनसे अनजान माधवी गालव से प्यार करने लग जाती है। राजा हरियशव के दरबार में जब ज्योतिषी द्वारा माधवी के गुणों का शारीरिक परीक्षण किया जाता है तब वह आहत होकर गालव से कहती है, मेरे साथ किस जन्म का बैर चुकाने आए हो। मैंने ऐसे कौन सा पाप किया था जिसका मुझे ये फल मिल रहा है। सहज ही नारी की व्यवस्था समझी जा सकती है। सहज ही नारी की व्यवस्था समझी जा सकती है। कथा में मोड़ तब पैदा होता है जब वह अयोध्या के राजा हर्यश को यहाँ एक चक्रवर्ती पुत्र को जन्म न दे दे, तब तक उसे वही रहना है। माधवी का यह निर्णय व्यक्तिगत स्तर पर व्यवस्थापूर्ण हो सकता है। जब वह गालव के उद्देश्य की पूर्ति हेतु साधन बनना स्वीकार करती है, लेकिन अपने भीतर के प्रेम को मारकर व्यवस्था में रहना मानवीय स्तर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। जीवन की त्रासदी का तांडव उस समय खड़ा होता है जब वह नवजात शिशु जन्म देकर शिशु छोड़कर गालव के पास वापस आ जाती है ताकि वह अगले 200 घोड़ों की व्यवस्था दूसरे राजा के यहाँ रनिवास में रहकर उसे भी एक चक्रवर्ती पुत्र प्रदान कर प्राप्त कर सके। माधवी एक ऐसा पात्र है जिसे अपनी साधनगत स्थिति के प्रति रोष तो है ही, परंतु प्रतिरोध की शक्ति नहीं है। वह अपने को स्थिति के प्रति समर्पित कर देती है। वह जानती है कि दान में दी गई वस्तु का अपना कुछ नहीं होता। वह माधवी के जीवन की कैसी विडंबना है कि उसे अश्वमेघी घोड़ों और पुत्रों में से किसी एक का चयन करना है। जब गालव कहता है
कि अयोध्या नरेश को पुत्र देकर अब हम स्वतंत्र हैं। माधवी का कथन विचारणीय है। वो बोलती है, स्वतंत्र? कैसी स्वतंत्रता गालब? उस दीवार के पीछे मेरा नन्हा बालक मुंह खोले मेरा स्तन ढूंढ रहा है और तुम कहते हो मैं स्वतंत्र हूँ। क्या गालब, तुम मुझे सचमुच स्वतंत्र समझते हो? जो माँ अपने बच्चे को छाती से लगा पाए वही स्वतंत्र होती है। सचमुच स्त्री स्वतंत्रता का मौलिक प्रश्न है कि नारी जब तक स्वतंत्र नहीं है तब तक वह स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सके। राजेंद्र यादव ने सही लिखा है, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर स्त्री की संपत्ति पर या वेतन पर माता पिता का कब्जा होता है। पति का या ससुराल का, या तो माता पिता का कब्जा होता है या पति का होता है या ससुराल वालों का होता है। अपने मन से वह जब खर्च करती है तो एक अपराध बोध अपने मन में रहता है। इतिहास उनके होते हैं जो अपने फैसले स्वयं ले सकते हैं। स्त्री पर किए जाने वाले अत्याचार या सारे श्रृंगार शुरू से ही उसकी देह को लेकर है। पुराने शास्त्रों में नख सिख से लेकर स्त्रियों के सारे वर्गीकरण उसकी देह तक केंद्रित है। स्त्री के मन को समझने के लिए जो 12 मासे हैं वह भी पुरुष की संयोग वियोग की गीत मालाएं हैं, अपनी देह में जकड़ी हैं और यही तक सीमित कर दी गई हैं। औरत की मुक्ति यात्रा सिर्फ और सिर्फ उसकी देह से शुरू होती है, लेकिन देह की मुक्ति उसे बाजार का खिलौना भी बना सकती है। दिमागी मुक्ति के साथ ही देह की मुक्ति कारगर सिद्ध हो सकती है। देह की मुक्ति या इस्तेमाल का विवेक उसे अर्जित होना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन और विद्रोह सबसे पहले दिमाग के स्तर पर घटित होते हैं। स्त्री पुरुष एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के प्रति समान सम्मान और समझदारी से काम लेते हुए जीवन यापन करें तो कुछ हद तक स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। पवित्र कुरान का आदेश है, वह तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो। मगर गालव के वहां बराबरी का भाव कहाँ है? वहां तो स्वार्थ साधने की भूख लगी थी। गालव माधवी से कहता है, संतान पैदा कर तुम इतनी दुर्बल हो जाओगी, इसलिए शायद स्त्रियां जोखिम का काम नहीं कर सकती। किसी बड़े काम का दायित्व वह नहीं कर सकती। नारी स्वयं को कष्ट में डालकर सर्वस्व समर्पित कर उद्देश्य के प्रति गंभीर बनी रहती है, और वह भी निस्वार्थ भाव से। नारी को कमजोर आंकने वाला पुरुष गालब शायद इस बात को समझ नहीं पाता कि उस निर्बला के बिना उसका उद्देश्य पूर्ण होना संभव नहीं है। माधवी विचार करती है, यदि वह दुर्बल नारी बीच से निकल जाए गालव तो क्या होगा? माधवी का ये कहना पुरुषवादी वर्चस्व को चुनौती है, नाटक की मूल संवेदना को खोलकर रख देता है। स्वार्थी पुरुषवादी मानसिकता उजागर होती है। माधवी के यौवन की आहुति के बल पर असंभव गुरु दक्षिणा जुटाकर गालब ऋषि की उपाधि पाता है। दूसरी ओर राजा दियोदास की मानसिकता भी स्वार्थी और सामंतवादी है। वह कहता है, पुत्र न हुआ और 18वीं बेटी हुई तो हम तुम दोनों को काल कोठरी में बंद कर देंगे। पिता जिसे चाहे सौंप दे, ले जाने वाला उसके साथ जो चाहे व्यवहार करे, तो भी फिर वह क्यों रिश्तों और संबंधों को मानती है? जब वह किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं तो उसके लिए वह क्यों महत्वपूर्ण? इसका जवाब तो आने वाले समय के गर्भ में है। गालव कहता है, पर जो स्त्री मेरे गुरु के आश्रम में रह चुकी हो उसे मैं अपनी पत्नी कैसे मान सकता हूँ? वास्तविकता यह है कि गालव जिस माधवी को चाहता था वह रूप सौंदर्य की धनी युवती थी, पर अब वह जो सामने है वह न युवती है और न ही आकर्षक है। माधवी स्पष्ट गालव को जवाब देती है, तुम सीधी बात क्यों नहीं करते? दिल में तुम्हारे वासनाएं कुलबलाने लगी हैं। ऊपर से तुम आदर्श और मर्यादाओं की बात करते हो। गालब की मानसिकता से मिलता एक नक्शा रामचंद्र ओझा ने खींचा है। उसने लिखा है, वेश्याएं अपनी आर्थिक मजबूरियों के कारण वेश्याएं बनी हैं या स्वेच्छा से।
बल्कि प्रश्न यह है कि बहु यौन संबंधों से ऐसे कौन से शारीरिक या मानसिक रसायन बदलते हैं जिनके कारण उन्हें अपवित्र और हीन समझा जाए। जीवन जीने के तरीके के आधार पर यौन अराजकता के रूप में परिभाषित करने वाले विचार यथास्थितिवादी हैं। अपनी प्रकृति के अनुसार माधवी गालव को अपने बंधन से मुक्त करते हुए जवान होने के लिए सक्षम होने के बावजूद अनुष्ठान नहीं करती। अपनी त्रासदी पर गालव से कहती है, मैं तो वह माँ हूँ जिसकी गोद भरती गई और खाली होती गई। संतान धारण करने का अर्थ है अपने बच्चे को खो देना। माधवी को गालव का आत्मकेंद्रित और स्वार्थपूर्ण व्यवहार स्वीकार नहीं है। माधवी का इनकार व्यापक संदर्भ में स्त्री के चुनाव और निर्णय से उसकी स्थिति को बेहतर बनाने का अर्थ निर्मित करता है। प्रेम के जिस आंचल में तपकर माधवी निकली है, क्या उसे कठिन कोई परीक्षा हो सकती है? वसुमना, प्रतदयन, सीवी और अष्टक जैसे चक्रवर्ती पुत्रों को जन्म देने वाली माता अपने जीवन में खालीपन, अतृप्त मातृत्व सहकर जब ये कहे, तुम जाओ गालव, गुरुजन तुम्हारी राह देख रहे हैं, युगों युगों तक तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिलता रहे, मैंने अपनी भूमिका निभा दी, ये निस्वार्थ भाव की प्रकाष्ठा है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि भीष्म साहनी का इस नाटक के संबंध में मानना है कि नाटक का कुछ भाग प्रभावशाली बन पाए और मैं किसी हद तक आश्वस्त हूँ। विभिन्न पुरुषों द्वारा एक नारी को भोगने, उसका शोषण करने और अंततः त्याग देने की प्रवृत्ति मानव को कालजयी कृति लिखने को मजबूर करती है। भवदेव पांडे ने लिखा है, भीष्म साहनी के माधवी नाटक में नारी मुक्ति की यात्रा के लिए हरी झंडी दिखलाई गई है। आज के स्त्री विमर्श के युग में माधवी ने गालवों, ययातियों और विश्वामित्रों के चेहरों के मुखट्टों को बेनकाब किया है। माधवी जमीन तोड़ने वाली कृति है जिसमें भीष्म साहनी ने मानवीय संवेदनाओं का सृजन और औचित्य और उसकी ताकत को परवान चढ़ाने वाले आम आदमी के संघर्ष का सर्जन है। माधवी द्वारा नाटककार ने आदर्शों, मर्यादाओं, घिसे पीटे मूल्यों, कृतज्ञता, मुक्ति, प्रतिज्ञापूर्ति, वचनबद्धता, संस्कारशीलता, गुरु दक्षिणा के नाम पर ऋषि निष्ठा, आस्था जैसे सवालों को उठाकर नाटक को प्रासंगिक बना दिया है। इस प्रकार हमने माधवी नाटक की कथा वस्तु को पढ़ लिया है।